Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series on the subject India's foreign policy. As you all know that we have already covered Unit 1 and Unit 2 in which we discussed many propagandas about the foreign policy and the relations between India, China, India, Europe, India, Soviet Union, India, Russia. ठीक है एंड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी फेस्ड, कहाँ कहाँ हमारी रिलेशंस किस किस कंट्री के साथ अफेक्ट हुए थे, अमेरिका से हमारा कैसा रिलेशन रहा ड्यूरिंग दोज ईयर्स एंड व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ पोस्ट वर्ल्ड कोल्ड वॉर, राइट. तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. सो दिस वीडियो सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट who is in, doesn't matter whether you're from Seoul, NCWE or any other university which has this subject in the syllabus. Okay, so this video series is made specifically for you and this video series is special because every topic you study here will come in your exam. हर एक टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है, आपके एग्ज़ाम में जो आ चुका है, जो आ सकता है, ठीक है, और जो अभी रिसेंट कुछ ईयर्स में आ रहा है, वो सभी के सभी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं. तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो ध्यान से देखो क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं और टॉपिक समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आपको मिल ही जाएंगी, लेकिन अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक अलग ही नया क्वेश्चन आ गया और उसे आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपका एक स्कोर कार्ड में दिक्कत आ जाएगी. तो अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप ये वीडियोज़ अच्छे से देखें. आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 विच इज़ अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबरहुड इश्यूज़ एंड चैलेंजेस. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इंडिया बहुत एक डेवलपिंग कंट्री है और पोटेंशियल हमारी कंट्री की बहुत ज़्यादा है. ठीक है, अगर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत पहले अपना लिया होता तो आज हमारा देश वाकई में काफ़ी आगे होता. ठीक है, सिर्फ एक इंडस्ट्रियलाइजेशन से नहीं, और भी बहुत सारी फैक्टर्स हैं जहाँ पर हम शायद थोड़ा पीछे रह गए थे. लेकिन आज के टाइम पे प्रेजेंट डे में जब हमारी कंट्री बहुत अच्छे मतलब की तरीके से बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, हमारा एक बड़ा चैलेंज है. हमारा एक चैलेंज ये है कि हमारे इंडिया की फॉरेन जो हमारी नेबरहुड है वहाँ से हमारी दोस्ती थोड़ी सी ख़राब है. यहाँ पे बांग्लादेश दुश्मन है, यहाँ पे चाइना से हमारे रिलेशन ज़्यादा खास नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, यहाँ पे श्रीलंका हमारा, अभी उनसे भी हमारे थोड़े थोड़े रिलेशन. तो हम ये देख सकते हैं कि चाहे हमारे पड़ोस, चाहे हमारे दूर के रिलेशन कितने भी अच्छे हों, अगर हमारा पड़ोस का रिलेशन अच्छा नहीं है तो इट इज़ वेरी डेंजरस. ठीक है, और वही चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा एंड आपके एग्ज़ाम में भी आने वाला है. तो मेक श्योर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ें बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. इंडिया एंड इट्स नेबरहुड इश्यूज़ एंड चैलेंजेस. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस चैलेंजेस फेस करता है दोनों तरफ से, अंदर से भी और बाहर से भी. क्यों? प्रोमिनेंट अमंग दीज, इन सब में क्या चीज़ें हैं जो मतलब लगातार होती रहती हैं? बॉर्डर डिस्प्यूट्स. अब हमें बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों कहा जाता है? देखो, मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देके बताती हूँ. जैसे POK है, POK इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. ठीक है, तो कश्मीर जो है बेसिकली अगर बॉर्डर के पास का जब आप एरिया देखते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेररिस्ट वहीं से एंटर होते हैं. क्या होता है कि वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और कश्मीरी लोगों के पास वाकई में उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ जो है फेस करने पड़ते हैं. वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं इतनी अच्छी है, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं इतना डेवलप हो पा रहा है. इसलिए कुछ ऐसे टेररिस्ट इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के क्या करते हैं, वहाँ से अंदर घुस जाते हैं. और अंदर आ गए एक बार तो कितने ऐसे अटैक हैं. आप पुलवामा का ले लो, आप हमारे ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हुआ है उसका ले लो. ठीक है, तो ये जितने भी दिल्ली में 2008 में जो मुंबई में जो 2008 में होटल में जो अटैक हुआ था, मुंबई के होटल में, आप वो ले लो. तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट एक बहुत बड़ा रीज़न है. ठीक है, माइग्रेशन, लोग माइग्रेट करते हैं एक दूसरी जगह पे. रिफ्यूजी क्राइसिस, एक बार जैसे
अभी पहलगाम में हुआ था, ठीक है। तो पहलगाम का जो टूरिज़्म है वो काफ़ी ज़्यादा घट गया था। वहाँ से क्या हो रहा था, अब जब लोगों के पास फाइनेंशियल चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, और उस दौरान पहलगाम के लोगों पे बहुत ज़्यादा हमले भी हुए थे, उनके घर वगैरह टूट गए, तो वो क्या हो गए, अब वो रिफ्यूजी कैंप में आ गए, तो रिफ्यूजी क्राइसिस होने लग गए, क्योंकि ना तो उनके लिए प्रॉपर फूड है, शेल्टर है, नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। एंड टेररिज्म ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी होगी कि टेररिस्ट हमारे देश में घुस रहे हैं, तो कुछ तो हमारे लोगों ने भी किया ही होगा ना। इंटरनल सोर्सेज हैं जो बिक जाते हैं ऐसी चीज़ों में, वो नेशनल सिक्योरिटी को नहीं देखते हैं। आई एम नॉट पॉइंटिंग टू समवन, ठीक है, और नाइदर एम आई टेकिंग एनीबडीज साइड, बट आई एम जस्ट जनरलाइजिंग अ डायरेक्शन टू यू गाइज, करेक्ट। Don't take my words to be in favor of any of the parties or political parties or any nation, ठीक है। These issues not only impact India's national security but also exert a profound influence on its foreign policy, economic development, social stability। अब देखो, ये कहना ये चाहता है कि ये चीज़ें सिर्फ इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पे फ़र्क नहीं डालेंगी, ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल स्टेबिलिटी पे भी और फॉरेन पॉलिसी पे भी फ़र्क डालेंगी। ऐसा बोला क्यों है इन्होंने? रीज़न ये है कि जब भी वॉर होता है एक देश की, एक कंट्री की इकोनॉमी 200% पीछे चली जाती है। कैन यू इमेजिन? एक मतलब कि अभी रिसेंटली जैसे यूक्रेन रशिया का चल रहा है, ईरान इराक का चल रहा है, अभी थोड़े दिन हमारा चल रहा था, कहीं ना कहीं वॉर छिड़ रहा है, ठीक है। तो जब भी किसी भी कंट्री के अंदर वॉर होता है, वो कंट्री 200 साल पीछे चली जाती है, इकोनॉमी इतनी ज़्यादा गिर जाती है कि उसे कंट्रोल में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कि जो टेररिज्म सिर्फ हमारी नेशनल सिक्योरिटी का ही नहीं नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि हमारी इकोनॉमी और स्टेबिलिटी को भी खराब करेगा। आज की जो करंट ग्लोबल लैंडस्केप है, द नेचर ऑफ दीज चैलेंजेस हैव बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेसेटेड। ये मल्टी फेसेटेड हो गए हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा तरीके ढूंढे हैं। अब आज के टाइम पे उनको फिजिकली यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, वो इंटरनेट के थ्रू भी फ्रॉड करते हैं, डिजिटल फ्रॉड करते हैं। इंडिया इज़ रिक्वायर्ड टू एड्रेस दीज इश्यूज थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेंस डिप्लोमेसी। हमें डिप्लोमेटिक होकर सीधा ना बोलकर टेढ़े तरीके से अपनी बात पहुंचाने का हमें तरीका ढूंढना पड़ेगा। इफेक्टिव सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड एन इंटरनेशनल कोऑपरेशन। A study of these issues is essential for gaining a comprehensive understanding of India's overall security policy and strategic outlook, ठीक है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, अब भाई बॉर्डर डिस्प्यूट्स में क्या क्या आता है? नेचर एंड कॉजेज ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट। भाई क्यों होते हैं ये? इंडिया जो है अपनी बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ शेयर करता है? देखो भाई, चाइना के साथ करता है, बांग्लादेश के साथ करता है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ करता है, नेपाल के साथ करता है। विथ सम ऑफ दीज एंड द डीमार्केशन ऑफ बाउंड्री रिमेन्स अनक्लियर। अब भाई आइडिया तो है हमें, हाँ ठीक है, यहाँ है लाइन, बट उसको डिफाइन करना एक प्रॉपर तरीके से वो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। These disputes have arisen due to historical, political and geographical factors and they periodically source as a source of tension। अब देखो भाई, ये जो disputes है इनका होने का रीज़न है भाई कुछ पॉलिटिकल रीजन्स की वजह से और कुछ हिस्टोरिकल रीजन्स की वजह से हो रहे हैं, और ये हर बार मतलब कि थोड़े थोड़े टाइम में ये होते रहते हैं, तो ये कंटिन्यूस टेंशन बनी रहती है, ठीक है, एक देश के ऊपर। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट, द इशू ऑफ Jammu and Kashmir constitutes the most significant dispute between India and Pakistan, having led to numerous wars and conflicts। बहुत ज़्यादा वॉर और कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, ठीक है। सीज फायर वायलेशन फ्रीक्वेंटली ऑकर अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहाँ पर बॉर्डर है, वहाँ पर फ्रीक्वेंटली सीज फायर होने के बावजूद वो लोग अटैक करते हैं, देयर बाय परपेचुएटिंग इनस्टेबिलिटी इन द रीजन। देखो, अब एक ऑब्वियस सी चीज़ है, पाकिस्तान खुद की इकोनॉमी इतनी नहीं बढ़ा पा रहा है। कहाँ है आज के टाइम पे वो सिर्फ टेररिज्म में ही उन्होंने एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया और उन्होंने कुछ नहीं किया है। अब वो चाहते हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में मिल जाए। बेचारा कश्मीर थोड़ा बहुत उनके पास है अभी वो खूबसूरती, लेकिन अगर वहाँ जाएंगे तो वो भी नहीं बचेगी उनके पास। तो आई थिंक पाकिस्तान को पहले पाकिस्तान खुद अच्छा करना चाहिए। आप जम्मू कश्मीर लेने के लायक बनो, फिर आना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने पहली बार किया है, बहुत बार कर चुके हैं। सियाचिन है, ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, धोखे से
इन्होंने ये जो है 30% जम्मू जो कश्मीर है वो पाकिस्तान ने ले लिया। यहाँ से इधर ने चाइना ने ले लिया थोड़ा 10%, ठीक है। तो हमारे पास 60% ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। अब यहाँ पर ऐसे ना एक छोटा सा ना ऊपर सियाचिन एरिया है, ठीक है, सियाचिन है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये बहुत सारे, अगर यहाँ ये चाइना क्या करना चाहता है, चाइना यहाँ से रोड निकालना चाहता है एक, ठीक है। तो अच्छा उसके और भी रीजन है वो मत जानो अभी आप, ठीक है। तो यहाँ पर सियाचिन है, सियाचिन। अब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये हुआ था कि भाई यहाँ पे ना जब जैसे नवंबर दिसंबर आता है तो यहाँ पे -30 डिग्रीज़ जो है टेम्परेचर चला जाता है। तो भाई इंडिया पाकिस्तान ने एग्री किया कि भाई देखो हम ना एक काम करते हैं, जब जब गर्मी रहेंगी जून जुलाई तक तो हम यहाँ पर रखवाली कर लेंगे, और जैसे ही जून जुलाई ख़त्म हो जाती है फिर हम अपना अपना दोनों की तरफ से सभी अपना अपना ये जो भी बंकर वगैरह बना के रखते हैं वहाँ से निकल के चले जाएंगे, और फिर जैसे ही गर्मी स्टार्ट होगी वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान ने फिर तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम अगर सियाचिन पे कब्ज़ा कर लेंगे तो यहाँ से हम पूरे जम्मू कश्मीर पर कब्ज़ा कर लेंगे, ठीक है। अब उन्होंने पीछे से किया, जब एग्रीमेंट हुआ था कि भाई सर्दियों में चले जाएंगे, तो सर्दियों में भारतीय हमारी जो इंडियन आर्मी है वो तो वापस आ गई, लेकिन इन्होंने अपने घुसपैठिए भेज दिए और वो जमा के बैठ गए। उस टाइम पे जो युद्ध हुआ था, यू वोंट बिलीव कितने लोगों की जान गई थी, एंड दिस वाज द मोस्ट हार्टलेस अटैक डन बाय पाकिस्तान, ठीक है। अदर बॉर्डर डिस्प्यूट्स, अभी और क्या क्या बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहा है भाई, बहुत सारे चल रहे हैं। बांग्लादेश के साथ चल रहा है, नेपाल भी आजकल बहुत ज़्यादा बोलने लग गया है, लेकिन ये जो है डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा बार सॉल्व कर दिए गए हैं। नेशनल सिक्योरिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, जो इंडिया सिक्योरिटी का बॉर्डर डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स इम्पैक्ट इंडिया सिक्योरिटी रिसोर्सेज डेवलपमेंट वाइल ऑल्सो लीडिंग टू इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब भाई अगर हमें पता है कि चारों तरफ दुश्मन बैठा है तो उसके लिए हमें अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा ना। हमें अपनी एयरफोर्स भी तैयार करनी पड़ेगी, हमें अपनी आर्मी भी तैयार करनी पड़ेगी, हमें अपनी नेवी भी तैयार करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें बहुत सारा कैपिटल चाहिए। क्योंकि अगर हमें नई तरह के ड्रोन मंगाने हैं, अगर हमें राफेल चाहिए, ठीक है, हमें और सुखोई चाहिए, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी इश्यूज, कॉन्सेप्ट एंड मल्टी डायमेंशनल कॉजेज। माइग्रेशन जो है वो एक लिमिटेड इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से नहीं कि भाई हमें पैसे नहीं मिल रहे इसीलिए हम जा रहे हैं, ये एक मल्टीट्यूड है सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल एंड सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड कॉजेज का। इन डेवलपिंग कंट्रीज, जब जो देश आगे बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड अ लैक ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज कंपेल पीपल टू माइग्रेट टू अदर नेशंस। डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ पर अभी काम चल रहा है, जहाँ पर अभी भी आप बिलीव नहीं करेंगे, आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर एजुकेशन नहीं है, जहाँ पर बिजली नहीं है, जहाँ पर आसपास हॉस्पिटल नहीं है, लाइक उनको लिटरली ट्रैवल करके काफ़ी दूर जाना पड़ता है। कैन यू इमेजिन दैट आज के टाइम पे भी। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का यही सबसे बड़ा इशू है, और भाई सभी माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े लिखे हों, तो वो अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे फिर, ठीक है। तो ये माइग्रेशन करना एक बहुत बड़ा रीज़न है। फर्दरमोर, वॉर, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलीजियस परसेक्शन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑल्सो ट्रिगर स्केल डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अपनी ऑपोजिशन को बिल्कुल दुश्मन की तरह ट्रीट करती हैं। आज के टाइम पे राजनेता किसी दूसरे ऑपोजिशन के राजनेता को कोई पॉलिटिकल मेंबर नहीं मानता है, दुश्मन मानते हैं एक दूसरे को। एक ज़माना हुआ करता था जब हमारे देश ने APJ अब्दुल कलाम जैसे महान साइंटिस्ट एंड अटल बिहारी वाजपेयी, एक बहुत ही सभ्य लीडर जो राजनीति को समझते थे, जो पॉलिटिकल पावर की रिस्पेक्ट करते थे, उसका एक प्रॉपर यूज़ करते थे। हमारे भारत में ऐसे ऐसे पॉलिटिकल मेंबर्स को, ऐसे ऐसे राजनेताओं को जो प्रॉपर मतलब कि जो उनको टाइटल मिला जो उसे डिज़र्व करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को हमारे भारत ने, हमारी भूमि ने जन्म दिया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा रीज़न है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। अच्छा, इसको इंस्टेबिलिटी कहाँ क्यों गया? देखो भी रीज़न क्या है ना, कि मान लो कि आज बीजेपी चल रही है, ठीक है,
बीजेपी की पूरे भारत में लगभग लगभग है पूरी चाल, वही रूल कर रहे हैं बेसिकली। अब आगे आ जाए, अगले 5 साल में आ जाए एएपी, आम आदमी पार्टी, दोनों में है कट्टर दुश्मनी। अब भाई इन्होंने जितने भी इंसेंटिव्स निकाले हैं भाई वो किसी के लिए भी निकाले हों, ठीक है, जो जो चीज़ें एएपी एलिमिनेट कर सकेगी वो सब करेगी। अगर उन्होंने बेरोज़गार भत्ता अगर बीजेपी ने चलाया है तो एएपी वो भी डिस्ट्रॉय करेगी। अब मैं यहाँ पे एएपी को बुरा नहीं बना रही, आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये। भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, दुश्मनी के चक्कर में एक ने बनाया दूसरी आके बिगाड़ देगी, एक ने कहा कि हाँ ठीक है एग्रीमेंट है, दूसरी आके कह देगी नहीं इस एग्रीमेंट को बंद करो। तो इसी से इनका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब है। द प्रॉब्लम ऑफ इलीगल माइग्रेशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन है, खासकर बांग्लादेश और म्यांमार से, ठीक है। बहुत बड़ा सीरियस चैलेंज है। दिस माइग्रेशन ऑफन ऑकर्स विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंटेशन, मेकिंग आइडेंटिफिकेशन सर्वेलेंस डिफिकल्ट। अब भाई बिना आइडेंटिफिकेशन के, अब भारत की जनता है 150 करोड़, 150 करोड़ में कहाँ कहाँ से ढूंढेंगे ये बांग्लादेशी है, ये म्यांमार का है, नहीं, ठीक है। जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं है, हमारे पास प्रॉपर प्रूफ नहीं है, हम नहीं ढूंढ पाएंगे उस इंसान को, ठीक है। और ये जो माइग्रेशन है ये ज़्यादातर बिना उसके होता है डॉक्यूमेंटेशन के, और ना ये सर्विलियंस भी इसका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। दिस पोजेस अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी एज इन सम इंस्टेंसेस एंटी सोशल एलिमेंट्स मे ऑल्सो इन्फ्रेट अलोंगसाइड दिस माइग्रेंट्स, ठीक है। तो डेमोग्राफिक एंड रिसोर्स रिलेटेड इम्पैक्ट्स, लार्ज स्केल माइग्रेशन आफ्टर द लोकल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर देयर बाय अफेक्टिंग द सोशल इक्विलिब्रियम। अब भाई बहुत बड़ी स्केल पे माइग्रेशन हुआ था, ठीक है, जब बांग्लादेश और मतलब कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का जब बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रहा था, पाकिस्तान के सोल्जर्स आकर बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा तहलका मचा रहे थे, इंडियन आर्मी ने उनको छोड़ा था, तब वहाँ से लोग जो है रेफ्यूजी बनकर हमारे यहाँ पे घुस गए, और इतनी ज़्यादा मात्रा में घुस गए कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। फिर हमारी इंदिरा गांधी जी आई, उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल में लाया, उन्होंने अटैक करवाया, वो सब चीज़ें हुई, ठीक है। तो सोशल इक्विलिब्रियम उस टाइम पे बहुत मतलब कि मुश्किल हो गया था। आप इमेजिन करो, आपके घर में आप लोग 4 लोग हैं और अचानक से आपके घर में 50 लोग और आ जाए, करेक्ट। It places an additional pressure on the resources such as healthcare, education, housing and employment. This issue is observed with particularly severity in the border states such as Assam, West Bengal and Tripura, ठीक है। Refugee policy and humanitarian approach. Historically, India has adopted the humanitarian approach, providing shelter to Tibetan, Sri Lankan, Tamil and other refugees. Also, इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी टू 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन। अब देखो भाई रिफ्यूजी कन्वेंशन का क्या मतलब है, भाई उस टाइम पे जब बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग आ गए थे, तो भाई उनको जो है स्पेशल चीज़ें, जैसे उनको खाना प्रोवाइड करना, उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करना, उनके लिए जॉब प्रोवाइड करना, अब वहाँ पर उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ को मेंटेन किया गया था, ठीक है, ताकि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे जाके वो अपना कमा के खा सकें। अब उनको प्रॉब्लम ना हो तो आज भी ये रूल चल रहा है, जबकि अब अभी जो बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो कितना कुछ हमारे देश में ख़राब करके जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आई एम नॉट पर्टिकुलरली टारगेटिंग एनीवन, बट दिस इज़ ये एक ब्रॉडर आउटलुक है, ठीक है। दिस इज़ नॉट टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन। दिस पॉलिसी रिफ्लेक्ट्स इंडियाज एथिक्स ऑफ विश्वधव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। हम आज भी अपने पुराने आइडियल्स पर चल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, क्योंकि आप उस ज़माने के टाइम की जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो अच्छी हैं, लेकिन हर बार हम उन्हें अगर हम लगाते हैं तो सामने वाला पर्सन हमेशा जो है हम पर एक वो हो जाता है कि वो हम पे हावी होने की कोशिश करता है। तो हमें जो है अपनी पावर भी दिखानी चाहिए कि अगर आपने कुछ गलत किया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, और हमें साथ साथ हाथ भी बढ़ाना चाहिए कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन अगर आपने हमें क्रॉस किया तो आपको हमारा सामना करना पड़ेगा। सोशल, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस, माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी इश्यूज ऑफन ट्रिगर रिसेंटमेंट, प्रोटेस्ट अमंग लोकल पॉपुलेशन
potentially escalating social tension. This issue acquires a lot of political dimension, influencing electoral politics. From a security perspective, it remains a sensitive subject as it facilitates illegal activities and trafficking. Illegal activities and trafficking भी आज के टाइम पे होती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. Solutions and policy imperatives. Addressing this problem requires strong border management. अब भाई अगर हमें एड्रेस करना तो पहले तो हमें अपने बॉर्डर को बहुत ज़्यादा सिक्योर करना पड़ेगा. इफेक्टिव आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को पहले तो भाई हमें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा और ऊपर से कंपल्सरी करना पड़ेगा और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ. Concurrently, it is essential to maintain a balance between humanitarian approach and national interest. Cross-border terrorism. Nature and form of cross-border terrorism refers to a situation where territory of one country is utilized by another to carry out terrorist activities. भाई अपने ही घर में टेररिस्ट को रखना, उनको पालना, ठीक है. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया दिस प्रॉब्लम इज प्राइमरीली लिंक टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड बाय पाकिस्तान. सपोर्टेड क्या है, पाकिस्तान खुद के मेंबर को ही तो टेररिस्ट बना रहे हैं. दिस फॉर्म ऑफ टेररिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड, प्रीमेडिएटेड एंड ड्रिवन बाय द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव. मेजर टेररिस्ट इंसिडेंट्स एंड द इम्पैक्ट. इंडिया हैज़ विटनेस्ड सेवरल मेजर टेररिस्ट अटैक. बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है. हमारी पार्लियामेंट में 2001 पर अटैक हुआ है, मुंबई में 2008 में हुआ है, पुलवामा हुआ है 2019 में, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है 22 अप्रैल को 2025 में. ये जो इंसिडेंट्स हैं ये सिर्फ हमारे लोगों की जान का ही एक परिचय नहीं है, बल्कि ये हमारी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी को भी हिला के रख देते हैं, ठीक है. Consequently, they foster an atmosphere of fear and insecurity among the public. Pakistan's role in the international perspective. India alleges that Pakistan provides training and support to the. अभी इंडिया कहता है कि ये पाकिस्तान कर रहा है, ये टेररिस्ट को लेके आ रहा है, बड़ा कर रहा है, उनको खाना वाना खिला रहा है, सब कुछ कर रहा है उन्हीं को, ठीक है. द इशू हैज़ बीन रेज्ड ऑन वेरियस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स. बहुत ज़्यादा बार इंडिया ने इन चीज़ों को एड्रेस किया है एंड सैंक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन देखो हम कितना ही कह लें, अल्टीमेट जो शेयर है वो अमेरिका के पास है और अमेरिका खुद पैसे दे रहा है पाकिस्तान को कि भी तुम और करो और बढ़ाओ टेररिस्ट, ठीक है. तो इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट. टेररिज्म एडवर्सली अफेक्ट्स टूरिज्म. भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. एक बार खुद से पूछो, चले जाओगे पहलगाम में, जाके देखो एक बार, अगर जान ना निकलने लग जाए तो सोच के, ठीक है. टेररिज्म एडवर्सली अफेक्ट्स टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, देयरफॉर causing damage to the national security. Furthermore, it undermines social harmony, can exacerbate communal tension. India's security strategy. अब इस टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए इंडिया ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को भी. बॉर्डर सर्वेलेंस हैज़ बीन इंटेंसिफाइड. बॉर्डर पे और भी ज़्यादा जो है तैनात रख दिए जाते हैं सोल्जर, एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आर बीइंग डिप्लॉयड. Measures such as surgical strikes and air strikes exemplify India's proactive security strategy. ठीक है. इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड डिप्लोमेसी. इंडिया जो है वो ग्लोबल कोऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा साथ देता है, ठीक है, और टेररिज्म के खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाता है और इशू रखता है अभी नेशनल फोरम के सामने, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है उनके सामने, कि भी कितना ये लोग कर रहे हैं. एफर्ट्स आर ऑल्सो मेड टू कर्ब द फाइनेंसिंग ऑफ terrorism through the organizations like the FATF, ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई जा रही है ऐसे, मतलब कि टेररिज्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको सपोर्ट करता देख, उनको रोकने के लिए, उनके ऊपर एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए. कंक्लूजन ये निकलता है, द अफोरमेंशन्ड analysis clearly demonstrate that migration, the refugee crisis, the cross border terrorism constitute great. अभी ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ठीक है, ये जो हमारा माइग्रेशन है, इसके ऊपर ये जो है बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज है इंडिया की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है. दीज इश्यूज आर नॉट मियरली इंटरनल मैटर. ये सिर्फ इंटरनल मैटर नहीं है, बल्कि ये हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंडिया की डिप्लोमेटिक रिलेशन से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भी ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं. एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस इज़ नॉट पॉसिबल सोलिली थ्रू स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी मेजर्स. अभी सिर्फ इनके थ्रू ही नहीं करवाते, क्योंकि हमें इनके लिए एक प्रॉपर साउंड प्रूफ जो है एक सबूत चाहिए होता है, ठीक है. ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव विद इफिशिएंसी पॉलिसी
formulation. While safeguarding its national interest, India must foster global cooperation to achieve long-term sustainable solution to these problems. खुद के नेशनल इंटरेस्ट को बचाते हुए इंडिया को जो है अपनी कॉपरेशन अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है. Thus only a coordinated, forward-looking, multifaceted approach can enable India to successfully navigate these challenges. सिर्फ एक कोऑर्डिनेटेड हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो और ऐसी अप्रोच जो हमारा माइंड हमें मल्टी फेसेटेड रखे, हमारा मल्टीपल हम जो बहुत अच्छे से हमारी रीजनिंग हो जाए. तो इसके लिए जो है इस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें अभी बहुत कुछ देखना बाकी है. आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी. अगर आपको कोई भी डाउट है, मेक श्योर टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है. एंड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आई होप आप लोग सीरियस हो गए होंगे. कुछ दिन एग्ज़ाम की पढ़ाई करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. दैट्स इट फॉर टुडे.